जय हिंद साथियों, आज का डिस्कशन होगा हिंदी के 26वें नंबर के प्रैक्टिस सेट पर। शानदार सेशन होगा, स्किप करके मत भागिएगा क्योंकि अधूरी जानकारी खतरनाक हमेशा होती है। उत्तर प्रदेश पिट की तैयारी करने वाले, पुलिस का सपना पाल करके जो भी बच्चे चल रहे हैं कि हमारी वर्दी होनी चाहिए, उन सब के लिए सीरीज चल रही है। और किसी टॉपिक पर आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, किंग कर्तव्य विमूढ़। ये बेटा एक आपका क्या है, शब्द है। आपसे पूछा गया इसका सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा। बेटा ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। किंग कर्तव्य, कर्तव्य करना है लेकिन कह रहा है मतलब असमंजस की स्थिति में है, करूं कि ना करूं, कैसे करूं। बहुत सारे बच्चे आपके हैं, कैसे पिट की तैयारी करें, ना करें, एक दिन में कर लेंगे, 4 दिन पहले पढ़ लेंगे, 10, ऐसी असमंजस की स्थितियां हैं। कहने का मतलब है जिसे यही नहीं सूझ रहा ना कि अब क्या करना चाहिए, वो बेटा आपका क्या होता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर। प्रश्न दिया गया है, शतरंज के खिलाड़ी। बेटा शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है। कहना चाहता है कि जो शतरंज के खिलाड़ी एक रचना है, क्या वो निबंध है, उपन्यास है, कहानी है या फिर नाटक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बेटा क्या है, कहानी है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि शतरंज के खिलाड़ी आखिरकार कहानी किसकी है, तो मैं बेटा बता देता हूं, मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है। किसकी है बेटा, मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है। कौन सी बेटा, शतरंज के खिलाड़ी। इनकी रचनाएं बहुत ही शानदार हैं। एक रचना तो बेटा आपकी गोदान बहुत पूछी जाती है, एक बेटा गबन बहुत पूछी जाती है, गोदान हो गया, गबन हो गया। एक बेटा नमक का दारोगा बहुत पूछी जाती है। ठीक है, नमक का दारोगा बहुत पूछी जाती है। ये बेटा बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आपके प्रेमचंद्र जी की ही हैं। बाकी इनके द्वारा बहुत सारी रचनाएं की गई हैं। जादूगर थे एक तरीके से उपन्यास के, बहुत शानदार उपन्यास इनके द्वारा लिखे गए। यहाँ पर बेटा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ये रहा बेटा आपके तीसरे नंबर का शानदार प्रश्न, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न है, प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे। मतलब वो व्यक्ति जिन्हें प्रथम राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया था, कौन थे। तो इसका राइट आंसर है बेटा मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और बेटा मैथिली शरण गुप्त को ना साहित्य का दद्दा कहा जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, साहित्य का दद्दा। बोलते नहीं हो गांव में, अरे दद्दा और क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक। साहित्य का दद्दा बेटा आपके मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता था। सो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर डी है। प्रथम राष्ट्र कवि बेटा मैथिली शरण गुप्त इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि उपरोक्त में से कौन सा कार्यालयी पत्र नहीं है। क्या कह रहा है, नहीं है। मतलब आपके 3 तो हैं लेकिन चौथा नहीं है। जो नहीं है वही प्रश्न के हिसाब से सही है। क्या निमंत्रण है, प्रेस विज्ञप्ति, प्रार्थना या फिर संपादक के नाम पत्र। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है कार्यालयी पत्र के अंतर्गत नहीं आता। कौन सा है भाई, तो बेटा कार्यालयी पत्र के अंदर निमंत्रण नहीं आता है, क्योंकि अभी तुम लोग शादी करने वाले हो ना। जब शादी करोगे फिर उसके बाद निमंत्रण भेजोगे, तो ये तो भैया कार्यालय वाला मामला है नहीं। सो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, निमंत्रण पत्र हो जाएगा। बाकी आपकी प्रेस विज्ञप्ति की बात करें, प्रार्थना पत्र की बात करें, संपादक के नाम पत्र की बात करें, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कार्यालयी पत्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन निमंत्रण वाला भैया पर्सनल में आता है। सो ये तो नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा आपका बेटा करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत पत्र में है भाई, निमंत्रण दे रहे हो आप। पुराने चावल, अरे बोले भैया इनसे संभल के रहना, ये तो पुराने चावल हैं। अब पुराने चावल हैं का मतलब क्या है, अनुभवी आदमी है भाई। पुराने चावल का मतलब हो गया अनुभवी आदमी। सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सातिर वातिर मत समझ लेना, ठीक है, सातिर दूसरे अर्थ में रहेगा। तो यहाँ पर अनुभवी व्यक्ति को बेटा पुराना चावल बोला जाता है। ठीक, बोले इस फील्ड के हम पुराने चावल हैं, मतलब बड़ा अनुभवी व्यक्ति है। सो 5 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेटा अगला सवाल दिया गया है, वे तुम सम तुम उन सम स्वामी में कौन सा अलंकार है। अलंकार बेटा क्या होता है, जो आपका काव्य होता है ना, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले जो भी तत्व होते हैं, सुंदरता बढ़ाने वाले जो भी तत्व होते हैं, चाहे बेटा शब्द के माध्यम से सुंदरता बढ़ाने का काम किया जाए,
अर्थ के माध्यम से बढ़ाने का किया जाए या दोनों के माध्यम से किया जाए, वो बेटा आपके क्या होते हैं, अलंकार होते हैं। अगर हम अलंकार की बात करें तो हिंदी में बेटा आपको मोस्टली तो 2 प्रकार के मिलते हैं, वैसे आपके 3 होते हैं, बाकी तो तमाम होते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मोस्टली आपको शब्द अलंकार मिलेगा, अर्था मिलेगा और तीसरा आपको उभय अलंकार देखने को मिलेगा। तो एक बात तो भैया समझ में आ गई कि वे तुम सम तुम उन सम स्वामी 6 नंबर का सवाल है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एक्चुअली क्या है ना, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से क्या की जा रही है, तुलना करने का, उपमा देने का काम किया जा रहा है। और जब उपमा देने की बात होती है ना तो भैया उपमा अलंकार होता है। सो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बेटा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संदेह की अवस्था यहाँ पर दी नहीं गई, रूपक है नहीं, भ्रांति की अवस्था है नहीं कि आपने रस्सी को सांप समझ लिया और चोटी को नागिन समझ लिया, नागिन डांस करने लगे, तो वो सब नहीं है। सो राइट आंसर बेटा 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है कि चौपाई कितनी मात्राओं का छंद होता है। बेटा छंद जो होता है ना, एक तरीके से जो आपका काव्य होता है उसमें लय बनाने का काम करता है, लयबंदी का काम करता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक तरीके से आनंद कुछ न कुछ झलकता है आपके छंद में, जिस तरीके से आपके रस में होता है, कहाँ यति है कहाँ गति है, ठीक है। किस तरीके से आपके जो गणों का समूह चलेगा, गणों का जगड़ मगड़ तगड़ रगड़, ये सब जो आपके 8 गण हैं उनका चलेगा, ये निर्धारण बेटा आपके एक्चुअली में छंद करते हैं। तो छंद के अंतर्गत बेटा आपकी चौपाई भी आती है। और चौपाई में बेटा आपके 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण पर बेटा आपके 16 मात्राएं होती हैं। सो राइट आंसर यहाँ पर 7 का बी वाला बेटा आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेटा छंद के अंतर्गत आपके दोहा भी बहुत पूछे जाते हैं आपसे, सोरठा भी बहुत पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो अगर बात करें बेटा दोहा की, तो दोहा में जो 13 और 11 मात्राओं का खेल चलता है और सोरठा में बेटा 11 और 13 मात्राओं का खेल चलता है। तो यहाँ पर बेटा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर। अगला प्रश्न दिया गया है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है, मतलब सही वाला वाक्य आपको चुनना है। एक चीज़ तो कन्फर्म है कि 3 यहाँ पर गलत रहने वाले हैं और 1 आपका क्या होगा, सही है। और जो सही है वो आपके प्रश्न के अनुसार भी आपको सही ही ठहराते हुए चलना है, ठीक है। बेटा कह रहा है 8 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है आप लगभग 9 बजे आए होंगे, आप लगभग 9 बजे आए होंगे। दूसरा कह रहा है आप 9 बजे के करीब आए होंगे, आप लगभग 9 बजे आए हैं। अब इसमें कह रहा है आए होंगे, तो भविष्य की कल्पनाओं में लेकर के जा रहा है आपको, और यहाँ पर ये शुद्ध नहीं होगा क्योंकि टाइम भी दे दिया है कि लगभग 9 बजे की बात है। आप आए हैं, आए हैं आने वाली बात है, अभी की बात कर रहा है। सो यहाँ पर होंगे इसमें भी लगा रखा है। सो ऑप्शन नंबर बी भी चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, आप लगभग 9 बजे आए हैं, ठीक है। आप क्या बोलोगे, आप लगभग 9 बजे आए हैं। सो राइट आंसर क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। डी में जाने की हमें आवश्यकता है नहीं, ठीक है, क्योंकि उन्हीं शब्दों को आगे पीछे कर करके आपके वाक्यों की रचना की गई है। अगला बेटा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। मतलब 3 तो बेटा आपके द्वंद्व वाले हैं, चौथा नहीं है, और जो नहीं है वही आपका प्रश्न के अनुसार क्या है बच्चों, सही है। चलिए देखते हैं कौन सा राइट है। तो सबसे पहले तो बेटा हमें जानना पड़ेगा आखिरकार समास क्या होता है। द्वंद्व ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो समास बेटा आपके 2 पदों का, समास बेटा आपके 2 पदों का, या कह सकते हैं 2 शब्दों का, ठीक है। 2 पदों का या 2 शब्दों का बेटा मेल होता है, उसके बाद बदलाव परिवर्तन होता है, नया सार्थक शब्द बन करके तैयार होता है जो कि एक अर्थ देने वाला शब्द हो, उसे हम समास के नाम से जानते हैं। हिंदी में समास बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से बिल्कुल बनता है और इस पर डेडिकेटेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे द्वंद्व समास की। बेटा जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वो आपका बेटा किसके अंतर्गत आता है, द्वंद्व समास के अंतर्गत। मतलब दोनों पद प्रधान हैं, अगर तुम्हारा जल जला है तो हम भी कम नहीं, मतलब दोनों पदों का जल जला होता है, जलवा होता है, ठीक है। तो वहाँ पर बेटा आपको द्वंद्व समास होता है। जैसे मैं लिख दूँ एक एग्जाम्पल आपके सामने, सुख और दुख। यहाँ पर बेटा आपका सुख भी क्या है, प्रधान है, और यहाँ पर आपका दुख भी है, दोनों में कांटे की टक्कर है। जहाँ पर टक्कर होगी वहाँ पर बेटा आपका द्वंद्व समास मिल जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया।
दूसरी बात, इस तरीके का आपको चिन्ह इनके बीच में देखने को मिलेगा। चलो वो भी बात कोई बात नहीं, मतलब वो भी कोई बात नहीं। अब कह रहा है धन दौलत, तो बेटा धन की भी प्रधानता है, दौलत की भी प्रधानता है। इसके भैया सब दीवाने हैं, ठीक, क्या क्या न कर डाले लोग। लेन और देन, ये भी दोनों आपकी प्रधानता है। मोटा और ताज़ा विशेषण है, लेकिन भैया तब भी इनकी दोनों की प्रधानता है। यहाँ पर बेटा लिखा है कोकिल कंठी, यहाँ पर नहीं है, सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल अलग है, बाकी आपके सारे के सारे द्वंद्व समास के उदाहरण, सो ऑप्शन नंबर डी 9 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है जलधि। जलधि, जल को धारण करने वाला, कौन सा कह रहा है समास। समास के बारे में तो अभी अभी बिल्कुल मैंने आपको बता दिया, कोई डाउट नहीं है क्या परिभाषा होती है, ठीक है। अभी यहाँ पर कह रहा है कौन सा समास है, ये आपसे प्रश्न में किया गया है। तो बेटा जलधि मतलब जल को धारण करने वाला, ठीक है, जल को धारण करने वाला, ठीक है, मतलब जल को जो धारण कर रहा है वो आपका क्या होता है, जलधि होता है। तो अब यहाँ पर को क्या कर रहा है बेटा, संबंध दर्शाने का काम कर रहा है। क्या दर्शाने का काम कर रहा है, संबंध, संबंध दर्शाने का काम कर रहा है। सो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा आपका, देखो यहाँ पर बहुब्रीहि समास तो दिया नहीं गया, इसलिए वहाँ पर तो भाग के मत जाना आप, ठीक है। तो जलधि बेटा यहाँ पर क्या होगा, को जो संबंध दर्शा रहा है ये बेटा एक्चुअली आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है बेटा, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें तत्पुरुष समास की, तो इसमें बेटा आपके उत्तर पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में बेटा उत्तर पद की प्रधानता होती है तत्पुरुष समास में, और इसमें आपके जो है कारक चिन्ह बहुत सारे आते हैं, और उसके अनुसार आपका कर्ता तत्पुरुष भी होता है। वैसे तो कर्ता वाला नहीं होता है, कर्म होता है, करण होता है, संप्रदान होता है, अपादान होता है, ठीक है। ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, और किस तरीके से आते हैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो है, जैसा कि मैं पहले ही आपको जानकारी दे चुका हूँ। सो यहाँ पर राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा आपका, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी बेटा करेक्ट हो जाएगा। अगर द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास के बारे में अभी मैंने बताया था, दोनों पदों की प्रधानता होती है। अव्ययी भाव समास में बेटा क्या होता है, पूर्व पद अव्यय होता है। पूर्व पद क्या होता है प्यारे बच्चों, अव्यय होता है, साथ ही साथ में इस अव्यय की प्रधानता भी होती है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे मैं कह दूँ यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो आप कहोगे यथा एक अव्यय है, प्रधानता भी है। सो यहाँ पर आपको यथा विधि है, यथा शक्ति है, यथा कर्म है, कुछ भी इस तरीके का दिया गया है। प्रतिदिन भी आपका दिया जा सकता है, प्रति आपका अव्यय है। सो यहाँ पर क्या होगा बेटा, अव्ययी भाव समास मिलेगा। तो ये सब बातें आपको क्लियर हो गई, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल दिया गया है कि निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द में कौन सुमेलित नहीं है। मतलब 3 तो बेटा आपके यहाँ पर सुमेलित रहने वाले हैं, चौथा सुमेलित नहीं है। जो नहीं है वही क्या है, हकीकत में सही है, क्योंकि आपसे वही पूछा गया है। वाक्यांश तो जानते हो बेटा, वाक्यांश आपका मुहावरा भी होता है। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि जो मुहावरा होता है ना, वो एक वाक्यांश होता है, अपने आप में पूर्ण वाक्य मुहावरा नहीं होता। यहाँ पर मैं तुलनात्मक तरीके से बता दिया मैंने आपको। कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, जो देखा नहीं जा सकता उसके लिए कौन सा शब्द होगा। 11 नंबर का सवाल है, जो देखा नहीं जा सकता उसे अदृश्य कहते हैं। यार बात तो सही है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जो वर्णन के बाहर हो उसे वर्णनातीत होता है, मतलब वर्णन से जो परे हो उसे वर्णनातीत बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये भी भाई सही बात है। जो आमिष नहीं खाता, आमिष का मतलब होता है बेटा मांस, ठीक है। जो बेटा मांस नहीं खाता है उसे एक्चुअली क्या बोला जाता है, उसे बेटा निरामिष बोला जाता है। क्या बोला जाता है, निरामिष बोला जाता है। क्या बोलते हैं, निरामिष बोला जाता है, निरामिष, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, निरामिष बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर सामिष लिखा हुआ है। सो राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है कौन सा आपका गलत दिया गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है। सो 11 का ऑप्शन नंबर सी बेटा बिल्कुल राइट चला जाएगा, ठीक है। जो पैरा देता है उसे प्रहरी बोलते हैं। सो यहाँ पर सी ये सब करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, लेकिन आपसे गलत का ही चुनाव करना था, इसलिए वो राइट आंसर हो जाएगा। बेटा कह रहा है कि पुरुष और स्त्री का जोड़ा, अरे कुछ दिन बाद आप सभी लोग नौकरी करेंगे, उसके बाद शादी के बंधन में बनेंगे, उसके बाद स्त्री पुरुष बनेंगे आप। तो बेटा जो जोड़ा होता है स्त्री पुरुष का जोड़ा, वो एक्चुअली क्या कहलाता है, क्या उसे पति पत्नी कहते हैं। समाज में लोग तो पति पत्नी कहते हैं, लेकिन हिंदी की भाषा में अगर हम एक शब्द समूह की बात करें तो उसे पति पत्नी नहीं बोलेंगे हम,
ठीक है। 12 नंबर का सवाल है। तो पति पत्नी वैसे घर में तो बोलेंगे, ये हमारे पतिदेव है, ये हमारी पत्नी है, कुछ भी बोलोगे आप चलेगा, युग्म बोलना नहीं है। दंपति यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। 12 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो वैसे तो दंपति होता है, लेकिन दंपत्ति होता है। क्या होता है बेटा? दंपत्ति होता है। यहाँ पर युगल दिया गया। अब आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है, युगल या फिर दंपति। वैसे तो दंपति होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। अब आपको बताना है यहाँ पर, क्या ऑप्शन नंबर डी में आप जाना चाहेंगे या फिर ऑप्शन सी और डी को दोनों को लेकर चलना चाहेंगे? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरे हिसाब से दंपति द राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बेटा कि निम्न में से सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पर्यायवाची का मतलब होता है बेटा समान अर्थ देने वाले। क्या होता है बेटा? समान अर्थ देने वाले शब्द बेटा पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो आपसे कह रहा है जो सोना लिखा हुआ है ना, बाबू सोना वाला नहीं है ना, तुम मेरे बाबू हम तुम्हारी सोना, ना ना बेटा, ये जो सोना है ना ये स्वर्ण है। कनक कनक ते 100 गुनी भला हो लो, कनक कनक से हो सकता है आपने पकड़ लिया होगा, ठीक है। तो कनक मीन्स सोना भी होता है, कनक मीन्स धतूरा भी होता है। तो यहाँ पर बेटा आपका कनक जो है सोना का पर्यायवाची हो जाएगा, बाकी आपके नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द का चयन करना है, मतलब गलत विलोम शब्द वाले युग्म का चुनाव करना है, जोड़े का चुनाव करना है। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, गलत वाला चुनना है। तो एक बात तो भैया पक्की है, 3 तो सही है, चौथा सही नहीं है। जो सही नहीं है वो प्रश्न के अनुसार हमें सही लेना पड़ेगा। तो प्रवेश का नवेश लिखा हुआ है, 14 नंबर का सवाल है। करा प्रवेश कर रहे हो और दूसरा बाहर जाएगा कि फिर प्रवेश करेगा, तो ये नवेश तो नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर ए आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सही करना पड़ेगा, क्योंकि प्रवेश का जो विलोम है वो नवेश नहीं होगा। अब आप लोग जल्दी से बताओ वैसे होगा क्या, ठीक है। बाकी पुरस्कार मिला, किसी को तिरस्कार मिला, है बात सही। मूक मतलब बोलता नहीं है, वाचाल का मतलब चुप नहीं रहता है, भूत मतलब गुजर गया है, भविष्य मतलब आगे आने वाला। सब के सब आपके बिल्कुल सही सही हैं, पहले वाला नहीं है। तो ये भैया प्रवेश वाला है, इंटर वाला है और ये एग्जिट वाला है। अब मैंने एग्जिट बताया, अब आपको बताना है कि नवेश की जगह में तुम क्या भरोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या है, करेक्ट है। थोड़ा थोड़ा दिमाग में आपको भी लोड डालना जरूरी है, नहीं तो ऊर पटांग में लग जाते हो। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अगर प्रयोग की बात करें, हम प्रयोग की बात करें, शब्द कितने प्रकार के होते हैं प्रयोग के आधार पर? तो बेटा प्रयोग के आधार पर आपके शब्द 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 15 का ऑप्शन नंबर बी बेटा बिल्कुल करेक्ट है। प्रयोग के आधार पर बेटा आपके शब्द जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, समझ रहे हो ना, 2 प्रकार के होते हैं। चलिए बाकी शब्द रचना पर बेटा विस्तार से वीडियो बना हुआ है, आप जाकर के अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ढीठ। बोले यार तुम तो बहुत ढीठ हो, मतलब कितना भी कहो हिलोगे नहीं, करोगे वही और रोते रहोगे। तो ये कह रहा है ढीठ शब्द का बेटा तत्सम बताना है। तत्सम शब्द बेटा वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, ठीक है, संस्कृत के शब्द होते हैं और इनका ज्यों का त्यों प्रयोग, बिल्कुल ज्यों का त्यों प्रयोग ना हम हिंदी में करते हैं तो वो बेटा आपके तत्सम शब्द होते हैं। अगर संस्कृत शब्दों का हम थोड़ा सा क्या करते हैं, रूप बेटा विकृत कर लेते हैं, कुछ रूप में बदलाव कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं और उस विकृत रूप का प्रयोग हम बेटा अपनी हिंदी में करते हैं, तो वो क्या होता है बेटा, वो आपका तद्भव होता है। क्या होता है बेटा? तद्भव होता है, ठीक है, ओके। ढीठ, बोले यार तुम निहायत धृष्ट टाइप के आदमी हो, एकदम धृष्ट हो। संस्कृत में बोलेगा तुमको आदमी, धृष्ट आदमी हो, मतलब क्या बताएं, बहुत ढीठ आदमी हो। सो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरीके के आप जो है ढीठपन ना करें, लाइक कमेंट करें, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, वह मुझसे अलग रहता है, ठीक है, मुझसे अलग रहता है, रहने दो। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ पर कौन सा कारक है। अरे मुझसे कह रहा है, मुझसे अलग रहता है, ठीक है, मुझसे को ले लो, अलग रहता है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है भैया, मुझसे। यहाँ पर जो से दिया गया है ना, अच्छा कारक तो समझ रहे हो ना,
बेटा आपके वाक्य में कर्ता भी होता है और कर्म भी होता है और क्रिया भी होती है। इन सब में सामंजस्य और तालमेल बिठाने का काम बेटा कौन करता है? आपके कारक करते हैं। अगर हिंदी में हम प्यारे बच्चों बात करें तो कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदानकों के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंधन काकी के अधिकरण में पय पर संबोधन हे हो रे अरे, ये 8 आपके कारक होते हैं। ठीक है, हिंदी में। अब यहाँ पर कह रहा है कि वह मुझसे अलग रहता है। 17 वाला सवाल है, अलग रहता है। यार जब बात कर रहा है अलग थलग की, जब भी बात करेगा अलग थलग करने की, तो आ से अलग हो गया, आ से अलगाव हो गया, और जहाँ अलगाव होगा वहाँ पर बेटा अपादान का प्रभाव होगा। ठीक है, अपादान कारक होगा वहाँ पर, जहाँ पर अलगाव होगा अपादान का प्रभाव होगा। सो राइट आंसर कौन सा जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अपादान कारक का जो बेटा कारक चिन्ह है ना, वो आपका से है, और ये से क्या करेगा? अलगाव को प्रदर्शित करने का काम करेगा, और जहाँ पर अलगाव प्रदर्शित करेगा वहाँ पर प्यारे बच्चों क्या होगा? अपादान होगा। लेकिन करण कारक का भी चिन्ह क्या होता है बेटा? से होता है। लेकिन कहीं ना कहीं से का अर्थ क्या निकलता है प्यारे बच्चों? के द्वारा निकलता है, इसलिए यहाँ पर के द्वारा निकलता है, अलगाव का बोध नहीं होता है। सो वहाँ पर आपका करण कारक होता है। अधिकरण में बेटा आपको में और पर जो है कारक चिन्ह देखने को मिलते हैं। कर्म कारक में आपको को देखने को मिलता है कारक चिन्ह के रूप में। डेडिकेटेड वीडियो इस टॉपिक पर भी अवेलेबल है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए, समझिए। ठीक है बेटा, प्रश्न है वह खाता होगा। खा लेने तो बेचारा खा रहा है। उक्त वाक्य की क्रिया किस काल की है? मतलब यहाँ पर जो क्रिया दी गई है ना, वो एक्चुअली में पूछ रहा है कि किस काल में है। क्या संभाव्य भविष्य की बात कर रहा है, संदिग्ध वर्तमान की बात कर रहा है, संदिग्ध भूत की बात कर रहा है, या फिर सामान्य भविष्य की बात कर रहा है? वो आपसे ये जानना चाहता है। तो कह रहा है बेटा वह खाता होगा, मतलब मैं अपने घर में बैठा हूँ और मैं कह रहा हूँ यार वो खाता होगा, तो क्या कन्फर्म है? ना, संदिग्ध अवस्था में बात चल रही है। शायद न खा रहा हो, शायद खा चुका हो, शायद अभी शुरू ना किया हो, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ से मैं गेस कर रहा हूँ बैठे बैठे। सो वहाँ पर बेटा क्या होता है? संदिग्ध वर्तमान काल होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है बेटा, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? मतलब 3 शब्द बेटा आपके स्त्रीलिंग में हैं, चौथा नहीं, जो नहीं वही आपका क्या है? सही। अब बेटा हिंदी में जो लिंग होते हैं ये हमें क्या करते हैं? ये ना होते तो बड़ी समस्या होती, पहचान न पाते कि कौन भैया पुल्लिंग वाला है, कौन स्त्रीलिंग वाला है। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सल्यूशन का पता न चलता, फिर दंपति तुम्हारा क्या होता। ठीक है, तो यहाँ पर लिंग मतलब क्या होता है बेटा? स्त्री पुरुष का बोध कराने वाले। ठीक है, स्त्री पुरुष का बोध कराने वाले शब्द बेटा जो होते हैं वो आपके लिंग कहलाते हैं। और लिंग हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं बेटा, एक आपका पुल्लिंग होता है और दूसरा बेटा आपका स्त्रीलिंग होता है। पुरुष जाति का बोध कराएगा वो पुल्लिंग होगा, स्त्री वालों का बोध कराएगा स्त्रीलिंग होगा। ओके, विशेषण भी होते हैं, पुल्लिंग विशेषण भी होते हैं, स्त्रीलिंग विशेषण भी होते हैं। अगर बेटा आपको लिंग की पहचान करना है तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? विशेषण का प्रयोग करके देखना है। अब विशेषण में आपको ध्यान रखना है, अगर स्त्रीलिंग वाला विशेषण उसके पहले बैठ जाएगा तो वो शब्द स्त्रीलिंग वाला होगा, पुल्लिंग वाला विशेषण उसके पहले ठीक तरीके से बैठ जाएगा तो वो आपका पुल्लिंग शब्द होगा। क्योंकि आप सभी जानते हो विशेषण आपके संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, और यहाँ पर जो लिंग आपका दिया गया होगा वो आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, संज्ञा होगी, तो उसकी विशेषता बतलाने वाला जो विशेषण आएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि शब्द आपका पुल्लिंग का दिया गया हो और विशेषण स्त्रीलिंग वाला उसके पहले आ जाए, फिर नो कॉम्बिनेशन में चला जाएगा। भाई पुल्लिंग शब्द की विशेषता पुल्लिंग विशेषण बताएगा, स्त्रीलिंग की विशेषता स्त्रीलिंग वाला विशेषण बताएगा। अलग अलग नहीं करना, कॉम्बो पैक मत लगा देना कि पुल्लिंग वाला स्त्रीलिंग की बताएगा, स्त्रीलिंग वाला पुल्लिंग, वो भैया वाक्य गलत हो जाएगा। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर पुल्लिंग वाला बताएगा तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग वाला तो स्त्रीलिंग। अब सवाल पे चलते हैं। दिन यहाँ पर 19 में दिया गया, ध्यान समझना। एक मैं विशेषण ले रहा हूँ, पुल्लिंग वाला मैं ले रहा हूँ अच्छा, और स्त्रीलिंग वाला ले रहा हूँ अच्छी। अब अच्छा अच्छी से खूब परिचित हो, है ना, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा है, सब जानते हो भली बात। इसलिए इन उदाहरण को मैंने लिया है, इन विशेषण को मैंने लिया है। तो दिन, मैंने कहा दिन बड़ा अच्छा है, दर्शन जो हो गए हैं ना उनके, इसलिए अच्छा है।
तो अच्छा बेटा क्या है, पुल्लिंग है। आपसे कह रहा है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, और नहीं है मतलब कौन सा कह रहा है, कहीं पे निगाहें हैं, कहीं पे निशाना लगा रहा है, तो इसमें कह रहा है पुरुष वाला आपसे पूछ रहा है, पुल्लिंग पूछ रहा है, भैया बता देंगे। अच्छा आपका पुल्लिंग वाला विशेषण के साथ आ रहा है, सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब दोपहर, बोले दोपहर कैसी है, ये कैसी दोपहर है, कैसी स्त्रीलिंग का विशेषण है, ठीक है, ये आपका स्त्रीलिंग हो गया। कैसी सांझ, कैसी सुबह, अच्छी सुबह, ताजी सुबह, कुछ भी कहो यार, अपने हिसाब से विशेषण लगा लेना। ये सारे के सारे बेटा आपकी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। बाकी आपका जो पहले नंबर वाला है बेटा वो पुल्लिंग है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, यदि दौड़ना एक आपकी अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, वह दौड़ता है। अब दौड़ने में क्या कुछ कर रहा है, क्या वो दौड़ रहा है, कर्ता दिया गया है, क्रिया दी गई है, वाक्य में कर्म होते ही नहीं है। अब क्या रहा है, इसकी आपको प्रेरणार्थक क्रिया बनानी है। बेटा दौड़ना से अगर आप प्रेरणार्थक क्रिया बनाओगे ना तो दो तरीके की बनेगी। एक आपका हो जाएगा दौड़ाना, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा दौड़ाना, ये आपका प्रथम प्रेरणार्थक बनेगी। दूसरा बनेगा बेटा दौड़वाना, क्या बनेगा, दौड़वाना बनेगा। तो वाना जोड़ दिया गया है इसमें, इसमें आना जोड़ दिया गया है दौड़ के साथ में, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि दौड़ाना आपकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है और दौड़वाना क्या है बेटा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। अब आपको ऑप्शन पे चलना पड़ेगा, तो दौड़ना से ही बनाना है, तो रुकने वाली बात नहीं है, दौड़ना क्रिया खुद दी गई है, दौड़ आपका मूल शब्द दिया गया है। सो दौड़वाना यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया पर भी मैंने विस्तार से डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, सो डोंट टेंशन, मतलब टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर बेटा क्या है, दौड़वाना और दौड़ाना दोनों के दोनों आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। कहने का मतलब है जहाँ पर कर्ता स्वयं काम न करके किसी और से काम करवाता है ना, वहाँ पर आपका प्रेरणार्थक होता है। तो प्रेरणार्थक यहाँ क्रिया की बात कर रहा है, सो दौड़ाना और दौड़वाने वाली स्थिति हो गई, खुद नहीं कुछ करेगा वो बंदा। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया बेटा, निम्न में से संज्ञा का भेद नहीं है। मतलब तीन तो बेटा संज्ञा के भेद रहेंगे, चौथा नहीं, जो नहीं वही आपका क्या है, सही। बेटा संज्ञा क्या है, इसकी परिभाषा को पहले तो जानो। बेटा किसी व्यक्ति की मैं बात करूं, किसी व्यक्ति की बात करूं, देश दुनिया धरती में किसी वस्तु की मैं बात करूं, किसी मैं स्थान की बात करूं, देश दुनिया धरती में किसी व्यक्ति वस्तु किसी स्थान कोई का कोई भी नाम है, अगर नाम है तो वो संज्ञा है। चाहे तुम्हारी कुर्सी हो, मेज हो, कुछ भी हो यार, मतलब कुछ भी हो, नाम है तो संज्ञा है, बस समझो। अब अगर संज्ञा के भेद की बात करें तो संज्ञा के बेटा आपको मुख्य भेद कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। और बेटा कुल भेद कितने मिलेंगे, तो कुल भेद मिलेंगे 5। अब ओके भाई सवाल में आते हैं। तो अब कह रहा है कौन सा भेद नहीं है, तो भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, व्यक्ति के बारे में बताने का काम करती है। मेरा नाम, तुम्हारा नाम, मेरा नाम सत्येंद्र मराव है, आपका नाम क्या है बताओ कमेंट करके, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा व्यक्तिवाचक हो जाएगी। भाव में क्या होता है, जहाँ भाव की प्रधानता होती है, भाव, बुढ़ापा क्या है, एक भाव है, समझ लो। मिठास क्या है, एक भाव है, तो भाववाचक संज्ञा हो गई। जातिवाचक में पूरा बेटा जाति का बोध हो जाएगा। गाय एक पूरी जाति का नाम है, समझ रहे हो ना, पूरी एक जाति का नाम मतलब पूरी जाति का बोध होगा। निजवाचक, अरे निजवाचक मतलब खुद के बारे में बताएगा, ये भैया एक आपका सर्वनाम है। निजवाचक क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम वे शब्द होते हैं बेटा जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द जो होते हैं वो बेटा आपके क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक। चलो सो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये बेटा सर्वनाम है, बाकी संज्ञाएं हैं। वही पूछ रहा था, संज्ञा का भेद नहीं है तो नहीं है, निजवाचक वाला नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला बताना है, मतलब 3 तो कन्फर्म है कि गलत जाएंगे, एक सही जाएगा, जो सही है वही हमारा वाला भी सही आंसर होगा। कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। 22 नंबर का सवाल है, ईर्षा, यार बिल्कुल सही सही लिखा मिल गया। आप जब सही सही मिल गया तो आगे जाएंगे नहीं, और उसी के सब पूरे लिखे हैं तो सब गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल शुद्ध वर्तनी में दिया गया है, ठीक। चलो अगला है बेटा, भाषा की
मूल इकाई को क्या कहते हैं बेटा? भाषा की मूल इकाई को क्या इशाराबाजी कहते हैं क्या? संकेत वंकेत कहते हैं? ना ना ना, संकेत अंकेत नहीं कहते। सुसंकेत अंकेत भैया बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, संकेतवाचक वाली बात है नहीं यहाँ पर। ध्वनि कहते हैं, ठीक है, भाषा की मूल इकाई को ध्वनि कहते हैं। अब आपकी ध्वनियाँ स्वर हो सकती हैं या फिर आपके व्यंजन हो सकती हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अक्षर आपको लेना नहीं है। अक्षर का मतलब होता है जिसका आप क्षरण नहीं कर सकते हो, जिसको आप तोड़ नहीं सकते हो, वो आपका क्षर होता है। और आ लगा दिया मतलब, अच्छा ठीक, ओके सॉरी, क्षर का मतलब होता है जिसे आप तोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो। अक्षर का मतलब होता है जिसे आप नहीं तोड़ सकते हो। ये सही बात हो गई भाई। वर्णमाला बेटा वर्णों का समूह आपके वर्णमाला होता है, लेकिन वर्णों का क्रमागत समूह होना चाहिए। वैसे नहीं कि ऊरपटांग आगे पीछे रख दिया आपने और बोलो सर वर्णमाला तो बन गई, ना बनेगी बेटा, ठीक है, क्रमागत वर्णमाला। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या होगा बेटा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा दंत ध्वनियाँ हैं? दंत ध्वनियाँ हैं या फिर आपसे दंत वर्ण के नाम से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मतलब जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में आपके दांतों का प्रयोग होता है। देखिए मैं भी बोलूँगा, क ख ग घ अंगा, कंठ का प्रयोग हुआ। कंठ वर्ण में आपके क ख ग घ अंगा आ गए। फिर मन में च छ ज इया, तालु का प्रयोग मैं कर रहा हूँ। तालव्य वर्ण में आपके जो है च छ ज वाले आ जाएंगे। टा वर्ण में ट ठ ड आड़ा, जीभ ऊपर टकरा रही है जाकर, ये बेटा आपके किस में आएंगे? मूर्धन्य वर्ण में आएंगे। इसके बाद आपका आएगा ता था दादा, ता था दादा, ता था दादा, मतलब दांतों का प्रयोग मैं कर रहा हूँ तो दंत वाले में आएंगे। तो ता था दादा वाली में कर रहा हूँ। तो दंत ध्वनियों में बेटा आपको मिल गया ता हो गया, था हो गया, दा हो गया, धा हो गया और ना हो गया, ठीक है। इनमें से कोई मिले सो दंत में जाएगा। पा पतंग तो बेटा आपके ओष्ठ में जाएगी। ओष्ठ, ओष्ठ, पा फा बा भा पा, गोल मटोल बना रहा हूँ ना, मुंह को गोल कर सीटी बजा, ऐसे कुछ पता गाना वाना सुना तुम वही करा। तो अब यहाँ पर पा वाला तो ओष्ठ में चला जाएगा, छा वाला है नहीं, का वाला है नहीं, ता वाला जाएगा। यही आपका ता था दादा यार, सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्लियर कर दिया मैंने यहाँ पर। अगला सवाल है बेटा कि दूध, दूध शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? मतलब दूध कैल्शियम से परिपूर्ण होता है, ठीक है, केसीन प्रोटीन होती है आपके दूध में, और दूध को दही में बनाने का काम लैक्टोबैसिलस करता है। हालांकि हम जीके की बात कर रहे हैं, लेकिन जानना भाई ज़रूरी है क्योंकि कोई भी प्रश्न आएगा आपका। तो बेटा दूध शब्द जो है ना, किस संज्ञा, संज्ञा देश दुनिया धरती में किसी का कोई नाम है? अब दूध क्या बेटा एक तरल अवस्था में होता है आपका। तरल है तो मतलब आपका द्रव्य है, और द्रव्य है सो द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है, हो गया क्लियर। द्रव्य है सो द्रव्यवाचक संज्ञा है, दैट क्लियर। अब बताओ क्या कह रहा है? दूध क्या है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी में बेटा आपके दिया गया है। 25 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25 का बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। समूहवाचक में बेटा क्या होता है? पूरे समूह का बोध होता है। जैसे बोले सभा चल रही है, और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया की टीम खेल रही है, टीम से समझ जाओगे, समूह है पूरा पूरा। द्रव्य में आप समझ गए बेटा, दूध है या फिर आपका सोना चांदी आएगा। आहा क्या बात है, सोना चांदी ये सब आपके इसी में आएंगे। डीजल पेट्रोल सब बेटा तरल में ही आएगा। जातिवाचक में बेटा पूरी जाति का बोध कराएगा। गाय की बात करेंगे, पहाड़ की बात करेंगे कि नदिया की बात करेंगे। भाववाचक में भाव की बात आएगी बेटा, आपका बुढ़ापा क्या है? एक भाव है। मिठास क्या है? आपकी एक भाव है। कुछ भी है इस तरीके से दिया गया है, सो वो आपकी ही हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, द्रव्यवाचक में दूध चला जाएगा। अगला सवाल है, यह कहानी रोचक है, इस वाक्य में यह विशेषण का कौन सा भेद है? एक्चुअली कह रहा है यह कहानी रोचक है। अब देखो मैं थोड़ा सा फोकस करवाऊंगा, थोड़ा सा समय दूंगा जरा सा। रोचक है, रोचक है कौन? यह कहानी रोचक है कौन? यह कहानी, आप कह रहे हो यह कहानी, यह कहानी, यही कहानी, घर घर की यही कहानी। यह जो है ना, इस कहानी से पहले आया हुआ है और विशेषता बतलाने का काम कर रहा है। लेकिन ये जो यह है ना, ये मेरे बच्चों क्या है? आपका सर्वनाम है। लेकिन सर्वनाम तो है, लेकिन जोर किस पे डलवा रहा है? विशेषता किसकी बता रहा है यार? कहानी की बता रहा है। कहानी यहाँ पर क्या है? आपकी संज्ञा है। तो संज्ञा की विशेषता बतलाने का काम यह कर रहा है, लेकिन सर्वनाम है। जब सर्वनाम आपका कभी भी संज्ञा की विशेषता बतलाने का काम करता है, सर्वनाम जब भी बेटा कभी भी विशेषता बतलाने का काम करता है, मतलब विशेषण का काम करता है, तो वो बेटा क्या होता है? सार्वनामिक
विशेषण होता है। क्या होता है बेटा? सार्वनामिक विशेषण। इज दैट क्लियर? सो यह आपका क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि पूछा गया यह क्या होगा, तो मैंने कहा भैया सार्वनामिक विशेषण होगा। 26 का सी वाला तो तुम टिक करके भाग जाओगे, और भाग जाना भी है क्योंकि राइट आंसर आपका सी वाला ही है। ठीक, निश्चित संख्यावाचक में होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वो वाला। ठीक है, वो निश्चित संख्यावाचक है। संकेत में इशाराबाजी करेगा, ठीक है, संकेत वाला काम चलेगा। गुणवाचक में बेटा किसी के गुण बताए जाएंगे। गुण और दोस्त तो भली बात आप लोग बताते हो, बाकी डेडिकेटेड वीडियो है, आप जाकर देखें। ऑप्शन नंबर सी बेटा 26 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अगला सवाल। पक्ष दिया गया है का तद्भव रूप बताना है बेटा। आप सभी जानते हो कि संस्कृत के शब्दों का जो विकृत रूप हिंदी में हम प्रयोग करते हुए बेटा आपका तद्भव होता है। तद्भव होता है ना? ओके, अब यहाँ पर पक्ष दिया गया है, तो पक्ष यहाँ पर क्या है बेटा? तत्सम अवस्था में दिया गया है, और इसका हमें क्या बताना है? तद्भव शब्द बताना है। सो बता देंगे, बताने में हम पीछे का रहे थे भाई, बता देंगे। तो पक्ष का मतलब बेटा पंख होता है। पक्ष तत्सम है, पंख उसका तद्भव है। ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा? ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक, चलो भाई उड़ जाने दो। चिंतन बेटा एक शब्द दिया गया है, और इसका विलोम बताना है कौन सा होगा। मतलब 3 तो भैया गलत रहेंगे, 1 रहेगा सही, और जो सही रहेगा वो हमको भी चुनना है। ठीक है, चलो चिंतन। तो चिंतन का मतलब क्या होता है? चिंता, चिंता का चिता चिता, ऐसे कुछ। चिंता का चिता चिता, ना ना भाई, चिंता नहीं, चिंतन। बोले भैया चिंतन मनन करो तब तो कोई रास्ता निकलेगा, चिंता करने से रास्ता थोड़ी निकलेगा। तो चिंता तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। चीता वाली बात कर दी, मतलब यार अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है जीने के लिए, बात कर रहा है चीता की, बिल्कुल गलत हो गया। अब कह रहा है चिंता करने योग्य भी है, और आपका क्या कह रहा है? नश्वर भी है। चिंता करने के योग्य भी है और नश्वर है। अब कह रहा है चिंता जब पहले ताता कर दिया चिंता का, तो यहाँ चिंता करने वाली बात तो है ही नहीं। सो राइट आंसर कहाँ पे जाएगा? नश्वर पे जाएगा। विलोम शब्द की बात कर रहा है। अब यहाँ पर जो चिंतन है ना, यहाँ पर होना चाहिए चिरंतन। कौन सा होना चाहिए? चिरंतन होना चाहिए। अभी तक मैं इसके हिसाब से चल रहा था, लेकिन तब भी चलो कोई फिट नहीं बैठ रहा था। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर क्या कह रहा है? चिरंतन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? चिरंतन होना चाहिए। मतलब आपका चिरंतन होना चाहिए। चिरंतन का मतलब बेटा शाश्वत होना चाहिए, और शाश्वत का मतलब बेटा क्या होता है? नश्वर होता है। ठीक है, नश्वर होता है। सो राइट आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अभी तक खूब मज़े के साथ मेरे साथ पढ़ते हुए चल रहे थे कि हाँ हाँ हाँ, चिंतन 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 चिंतन, चिंतन का अचिंतन हो जाएगा। समझ रहे हो? यहाँ पर तो सब वही, मतलब चिंतन, यहाँ पर चिंता दे दिया, चिंता करने वाला दे दिया, चिता दे दिया, कोई है ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी गए। जब डी में गए तब पता चला यार ये तो शब्द ही गलत लिखा हुआ था। ठीक है, चिरंतन का बेटा शाश्वत होता है, और शाश्वत का विलोम नश्वर होता है। अब सही लिंक बैठा है। ठीक है, तो समझ गए होगे। चलो कोई बात नहीं, चिंता का चिता चिता आपने कर दिया। यहाँ पर निर्दय लिखा हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कौन सा समास है? समास बेटा 2 पदों या 2 शब्दों का योग होता है। मैं बार बार स्पष्ट कर चुका। ओके, अब यहाँ पर कह रहा है निर्दय में आपका कौन सा समास है? क्या बहुव्रीहि समास है? अब अगर इसको हम तोड़ेंगे ना, 29 नंबर के सवाल को, आप कहोगे निर्दय द्वंद्व 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 द्वंद्व, निर 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 निर, द्वंद्व तो नहीं होगा, कर्मधारय कर्म विग्रह विग्रह, कौन सा लगाएं कौन सा लगाएं? तो भैया तोड़ना पड़ेगा। अब तोड़ देंगे निर्दय। निर्दय का मतलब होता है दया नहीं है जिसमें। ठीक है, दया नहीं है जिसमें, या जिसके अंदर दया नहीं है। तो किसी पार्टिकुलर विशेष व्यक्ति की बात कर रहा है। सब व्यक्तियों में ऐसा नहीं है कि दया नहीं होती। कोई जीवधारी कष्ट में है, कोई व्यक्ति कष्ट में है, तो लगता है कि तुम्हारा कष्ट हमारा कष्ट है, बड़ी तकलीफ हुई, मतलब कहीं ना कहीं आपके दया भाव आता है। उस बंदे को दया भाव आ ही नहीं रहा, मतलब यहाँ पर ना बेटा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बेटा? बहुव्रीहि समास में क्या होता है? दोनों पद अप्रधान होते हैं। दोनों पद आपके अप्रधान होते हैं, और प्रधानता होती है किसी तीसरे पद की। ठीक है, तीसरे पद की क्या होती है बेटा? प्रधानता होती है। और जहाँ पर ऐसी अवस्था आती है ना, वहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, 10 और आनंद, मतलब 10 सिरों में से किसी की विशेषता नहीं है, रावण की बात कर रहा है। वैसे ही यहाँ पर बेटा बोल रहा है दया नहीं है जिसमें ओके। तो अब इसमें क्या है? एक विशेष व्यक्ति, क्योंकि ना दया की विशेषता बतला रहा है,
और न किसी दोनों में से, न उत्तर पद की न पूर्व पद, किसी की कोई विशेषता नहीं बतलाई जा रही है, मतलब न प्रधानता की बात की जा रही है। सो यहाँ पर क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। इस तरीके के प्रश्न आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं। अगर बता पाओगे निर्दय में संधि कौन सी है तो बड़ी खुशी होगी। संधि बेटा आपके दो समीपवर्ती वर्णों का मेल होता है। हिंदी में संधियाँ 3 होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग होता है। स्वर के 5 भेद होते हैं। डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, आपका बहुब्रीहि समास है। ठीक है, चलो अगला सवाल दिया गया है, आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण क्या है। मतलब जो आधुनिक समय में, इस समय जो कविता आपके सामने आ रही हैं, उनमें एक्चुअली किस बात पर फोकस किया जाता है। बिल्कुल लय पे ध्यान देते हैं, लय पे ध्यान देते हैं, प्रवाह पे ध्यान देते हैं। अर्थ हो सकता है कि ठीक ठाक निकल पाए या ना निकल पाए, उस पर फोकस नहीं होता, क्योंकि लोगों को ना लय और ताल चाहिए। लय और ताल के कॉम्बिनेशन होगी तो आधुनिक कविता में जैसी तुम्हारी डिमांड होगी वैसे ही आपके जो कवि है ना, उसी प्रकार की रचना आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि कहते हैं जैसा देश वैसा भेष, तुमको लय तुक ताल मजे वाली चाहिए। अर्थ निकले न निकले कोई मतलब नहीं है, गाने में बस मजा आनी चाहिए। वो भी कह रहे हैं बेटा लय और प्रवाह वाली ले लो, आराम से गाओ, मजा उड़ाओ। सो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आधुनिक कविता में आपको यही मिलेगा। छंद अलंकार मिलेंगे, छंद अलंकार मिलेंगे, लेकिन भैया लय प्रवाह की प्रधानता वहाँ नजर आएगी आपको। ठीक है, मानवीकरण, बिंब, वो सब कोई मतलब नहीं है। भाषा शैली भी रहेगी, लेकिन विशेष बात क्या है, लय और प्रवाह चलेगा। बाकी सेकेंड टाइप के रहेंगे, फर्स्ट टाइप में लय प्रवाह का कॉम्बिनेशन चलेगा। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। बेटा 30 सवाल थे आपके यहाँ पर। एक्चुअली आपका स्कोर कितना रहा है, स्कोर कार्ड जरूर शेयर कीजिएगा। और बंदे की मेहनत अगर आपको पसंद आई हो और लग रहा है कि इस व्यक्ति का उत्साह बढ़ाना चाहिए, इसका भी परिवार बड़ा होना चाहिए, तो अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए लोगों के पास और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।